दोस्तों 30 अगस्त को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा पूरा पेपर है क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा जो हमारा त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्पेशल प्रश्न बैंक जारी हुआ है उससे आ रहे हैं। ओके, तो मेरा मानना है अगर आप बायोलॉजी में आपको 70 में 70 स्कोर करना है तो अगर आप कंप्लीट प्रश्न बैंक के क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो कक्षा 11वीं के बायोलॉजी के पेपर में 70 में 70 आप स्कोर करेंगे। इसी उद्देश्य से मैं आपको क्या पूरे क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। टोटल अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा में 6 अध्याय आने हैं। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने आपको 3 अध्याय के ऑब्जेक्ट बता दिए, पार्ट 2 में आपके लास्ट के 3 अध्याय के ऑब्जेक्ट बता दिए थे। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देख लेते हैं तो आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। फिर हमारे रह जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर तो इस वीडियो में हम ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 रहने वाला है, जिसमें दोस्तों हम अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और एक और लास्ट पार्ट आएगा तो ओके, उसमें भी मैं ट्राई करूंगा, बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा, बहुत ज्यादा कम समय है फिर भी पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ, जी जान लगा रहा हूँ कि मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूं ताकि दोस्तों आप क्या है वो फुल स्कोर कर सकें। ओके, तो फिर लास्ट पार्ट आएगा। ओके, इसमें 4th, 5th, 6th जो आपके चैप्टर रहेंगे उनके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। अभी हमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर कवर करने हैं। तो अध्याय 1 आ जाता है हमारा जीव जगत, इसके हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। ये 2 नंबर वाले हमें प्रश्न दिए, 6 क्वेश्चन दिए 2 नंबर के। चलिए क्रम से देखते हैं। पहले हमारा सिस्टेमेटिक्स किसे कहते हैं, क्रम से मैंने सॉल्यूशन पूरा टाइप करके तैयार किया है, तो आपको फास्ट ही देखते जाना है। ओके, तो आपको आंसर क्या रहने वाला है आपका, तो सिस्टेमेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की विविधता है, इसके ऐतिहासिक विकास और उसके आपसी विकासवादी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। बाकी आपका ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम, किन्हीं 2 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। तो जैसे हम पहले पादप बताना, तो आम का पहले आपको याद रख लेना है, और गेहूं का देखिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट समय बताया था आपका। ओके, टिटिकम एस्पर्म होता है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। मैग्नीफेरा इंडिका होता है आपका आम का वैज्ञानिक नाम। 2 जंतुओं बताना उनके वैज्ञानिक नाम, तो अब तो एक मनुष्य क्या है, जंतु में होपोसेमियंस होता है। और फिर बिल्ली का आपको बता दिया है फेलिक कैटल। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा पूछा रहा है टेक्सटोन को परिभाषित कीजिए। टेक्सटोन को परिभाषित करना है, तो टेक्सटोन जैविक वर्गीकरण में जीवों के किसी भी स्तर के एक समूह को कहते हैं जिसे एक इकाई माना जाता है। ये एक प्रजाति, वंश या कुल हो सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। और संक्षेप में कहें तो वर्गीकरण पदानुक्रम में जीवों के हर समूह को हम क्या टेक्सोन कहते हैं। फिर से हमारा द्विनामकरण पद्धति क्या है, तो द्विनामकरण पद्धति जीवों के नामकरण की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक जीव को 2 भागों वाले वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। पहला भाग उसका वंश को बताता है, दूसरा जो भाग होता है वो आपको उसकी प्रजाति को दर्शाता है। जैसे हम गेहूं का देखें तो टिक्टम सिपम बताया जा रहा है, तो जो मैं पूछूं गेहूं का वंश बताओ तो आपको होता है ना टिक्टमम, जो आगे वाला है वो आपको वंश बताता है, दूसरा वाला जो हिस्सा होता है वो जाति बताता है। जैसे होमोसेपियंस है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, तो होमो वंश बता रहा है, सेपियंस की प्रजाति बता रहा है। नेक्स्ट हमारा फोना और फ्लोरा शब्द का अर्थ बताइए। फोना का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र अवधि में पाए जाने वाले सभी जंतुओं के समूह को फोना, और फ्लोरा क्या है, किसी विशेष क्षेत्र अवधि में पाए जाने वाले सभी वनस्पतियों के समूह को फ्लोरा कहते हुए। क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। 4-5 घंटे लगे तब ये पूरा सॉल्यूशन फिर भी मैंने तैयार किया है, तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। ओके, फिर दोस्तों हमारे आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो 5 क्वेश्चन ये है और 5 क्वेश्चन ये है, 10 क्वेश्चन है। 10 में से मैं कहूंगा 10 के 10 नहीं पढ़ पा रहे, 6-7 क्वेश्चन ही पढ़ लीजिएगा, तो आपके एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा पेपर में, 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो पहला हमारा कि वर्गीकरण पद्धति और वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। ओके, तो देख लेते हैं। वर्गीकरण क्या है, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण सिद्धांतों की प्रक्रिया से संबंधित है। ओके, फिर इसके बाद वर्गीकरण पद्धति पूछी जा रहा है, तीनों टॉपिक बताना है, तीनों की परिभाषा, वर्गीकरण पद्धति और वर्गीकरण, तो ये आपका दिया। वर्गीकरण पद्धति है यह जीवों की विविधता, उसके बीच के विकासात्मक संबंध का अध्ययन है जिसमें वर्गीकरण भी शामिल है। और वर्गीकरण हमारा क्या होता है, यह जीवों को उनकी समानता असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों या श्रेणियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ओके, तो ये बता दी, थोड़ा फास्ट ही मैं बताते जाऊंगा। ओके, तो आपको क्या अगर समझना है तो क्या वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फिर आप आराम से पढ़ते रहिए, बाद में रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको। फिर हमारा टैक्सा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। टैक्सा हमारा ये बताया टैक्सा के बारे में कि जीव विज्ञान में जीवों की समूहीकरण की विभिन्न श्रेणियों या इकाइयों को हम कहते हैं जिन्हें हम क्या समान विशेषताओं के आधार पर एक पदानुक्रम व्यवस्था में रखा जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की 3 पद्धतियों के नाम लिखिए। तो वर्गीकरण की आपकी 3 पद्धतियां आपको बताई जा रही हैं, क्रम से दिया हुआ है। पहला कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, यह एक कुछ या सतही लक्षणों पाए जाते हैं। दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, यह जीवों के प्राकृतिक संबंधों और कई महत्वपूर्ण लक्षणों पर आधारित है। तीसरा जाति वृत्तीय
वर्गीकरण पद्धति ये जीवों के विकासात्मक इतिहास और अनुवांशिक संबंधों पर आधारित होती है। फिर नेक्स्ट हमारा किन्हीं 3 महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर आप जीवों को जीवों से किस प्रकार अलग कर सकते हैं, लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पहले आपको ये देने वाला है, 2 लाइन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों उसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, ये पूरा आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये कंप्लीट हो जाता है। फिर 5वां क्वेश्चन है, यदि 2 जीवों के वैज्ञानिक नाम अलग हों, वंश समान हो, तो इससे आपसी संबंध के बारे में क्या पता चलता है, एक उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, यदि 2 जीवों के वैज्ञानिक नाम अलग हैं लेकिन वंश यानी जीन समान है, तो इसका मतलब है कि वे निकटतम संबंधी जीव हैं, उनमें कुछ समानता अनुवांशिक, व्यवहारिक, रक्षात्मक पाए जाते हैं, कुछ ये समान उसमें लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि एक ही वंश के जीवों में के एक ही कुल में से आते हैं। अपेक्षाकृत हाथ में ये भले अलग होते हैं लेकिन कुछ इसमें लक्षण जरूर पाए जाते हैं, वो चीज़ बताया जा रहा है और उदाहरण के साथ इस बात को समझाया जा रहा है। फिर हमारे आगे के क्वेश्चन है, इन्हें हम देख लेते हैं। तो उसमें पहला है, जीवों के वर्गीकृत क्यों किया जाता है, इन्हें 3 कारण लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो आपको पढ़ के रखना ही है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जीवों के वर्गीकृत क्यों किया जाता है, किन्हीं 3 कारणों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल एग्जाम तक में क्वेश्चन आता है, तो इसे तो एकदम रटा होना चाहिए, बहुत हाई चांस है कि टीचर आपके ये क्वेश्चन रखें, ओके, इसलिए पढ़ के रखिएगा। ओके, अध्ययन में सुविधा क्यों किया जाता है, हम जीवों को इतने भागों में बांटते हैं, हमने कितने भागों में बांटा गया बायोलॉजी में, क्यों बांटते कि हमें पढ़ने में आसानी हो, तो अध्ययन में सुविधा हो, पहचान और नामकरण में आसानी हो, उनका हम अच्छे से पहचान कर सके और नामकरण कर सके, इसके साथ ही विकासवादी संबंध समझना। तो ये पहले तो पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हेडिंग, फिर उसके अंदर एक लाइन आपको तैयार करके रखना है। फिर आगे नेक्स्ट हमारा, वर्गीय पदानुक्रम को परिभाषित कीजिए, इसमें कितने पदों को शामिल किया गया, उनके नाम लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है, वर्गीय पदानुक्रम को परिभाषित कीजिए, इसके कितने पदों में शामिल किया, उनके नाम। ओके, तो ये पूरा क्रम से देखिए दिया हुआ नाम तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। तो वर्गीय पदानुक्रम यह जीवों की विभिन्न स्तर श्रेणियों व्यवस्थित करके एक क्रमबद्ध प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक स्तर के पीछे स्तर से अधिक समावेश होते हैं और साथ इसमें क्या मुख्य पद है, ये पद पूरे दे दें, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्गीकरण के किन्हीं 3 महत्व को बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट, ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पढ़ के एकदम रखना है इसे। ओके, तो वर्गीकरण की आपको देख लेते हैं 3 महत्व, तो वही सेम आपके लगभग रहने वाले हैं। क्यों करते हैं वर्गीकरण का महत्व क्या है कि जैविक विविधता में अध्ययन में आसानी हो जाती है, नए जीवों की खोज और पहचान के बारे में और संरक्षण का इसमें क्या प्राप्त किया जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन कौन से विलुप्त हो रहे हैं, तो जो विलुप्त प्राणी हो रहे हैं उनका संरक्षण किया जाए, तो वो उसका दिया है। कैसे लेना, जो सॉल्यूशन है कम टाइम है, अच्छा हैवी सॉल्यूशन दे देता, मुझे पता आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए जितना शॉर्ट हो सकता है उतना मैंने आपको दे दिया कि मतलब आप कम से कम पढ़ लें अच्छे से, वो तैयार कर सकें। क्योंकि जब याद करें, हेडिंग पहले याद कर लेना और फिर उसके बाद आपका अंदर का मटेरियल बाद में पढ़ना। हेडिंग तो देखिए याद होगी तो आप उसके बारे में अच्छे से कुछ लिख ही पाएंगे पेपर में, और हेडिंग ही मेन टॉपिक भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए जो अंडरलाइन मैंने किया इसलिए किया कि आप उतना तो आपको याद रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और यह विविधता किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में आवश्यक स्पष्ट कीजिए। ओके, तो जैव विविधता पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवन की विविधता को जैव विविधता कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रजाति, उनके अनुवांशिक विभिन्नताओं और उनके पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। इसके आगे दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, ओके, कि एक कीट का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है, तो इसमें ये जो शब्द है आपका एपिस पढ़ा है, इंडिका पढ़ा है, तो क्रम से किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो आपको बताना कि एपिस वंश किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट बताया है, जो पहला शब्द वंश को, दूसरा शब्द आपको प्रजाति को प्रतिनिधित्व करता है। ओके, और यह किसने दी थी, द्विनामकरण की पद्धति कहलाती है, और यह दी थी कैलोनस लीनियस ने इस पद्धति को जन्मदाता है। ओके, क्लियर है। तो पहले अध्याय के हमारे कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर। दूसरा अध्याय हमारा जीवों में जगत का वर्गीकरण, इसका देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, प्लाज्मोगेमी व कैरिलोगेमी में 2 अंतर लिखिए। तो देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो आपको तैयार कर लेना है, प्लाज्मोगेमी के बारे में दिया है और आपका कैरिलोगेमी के बारे में दिया हुआ है। इसमें पॉइंट से चाहें तो आप इसे फिर पढ़ के आप इसे तालिकाबद्ध बना सकते हैं, थ्योरी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका RH व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत के नाम आपको बताना, तो ये 5 जगत मोनेरा, पोस्टेटा, कबत, पादप और एनिमेरिया, तो ये आपके RH व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित जगत हैं। नेक्स्ट है आपका प्रियोन द्वारा मनुष्यों में होने वाले 2 रोग के नाम लिखना है, तो 2 रोग कौन से होते हैं, एक जैकब रोग होता है, एक कुरु रोग होता है, और ये दोनों ही गंभीर मस्तिष्क रोग होते हैं जो तंत्रिकाओं कोशिकाओं को विनाश के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है,
तो आंसर आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार करना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पृथ्वी के जीवन के सबसे प्राचीन रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चरम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, जो आदिम पृथ्वी पर क्या मौजूद भी नहीं है। आगे देख लेते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, जीवाणुओं में विखंडन विधि का चित्र बनाइए। तो ये आपका रहने वाला है, ये आपका डायग्राम रहने वाला है, ओके। जीवाणुओं में विखंडन विधि का डायग्राम प्रैक्टिस कर दीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, 2 खाने योग्य मशरूम का नाम बताइए। खाने योग्य वाले मशरूम कौन से हैं? तो एक आपका सामान्य बटन मशरूम है, दूसरा आपका कौन सा दिया हुआ है, ऑयस्टर मशरूम। तो एक आपका एग्रिलिक बिस्टोपर है, दूसरा आपका ऑयस्टर मशरूम। नेक्स्ट है हमारा प्रियॉन क्या है, लिखिए। फिर नेक्स्ट हमारा सहजीविता से आप क्या समझते हैं? तो पहले देख लेते हैं प्रियॉन। प्रियॉन असमान रूप से फोल्ड किए गए प्रोटीन कण होते हैं जो संक्रमण और स्वस्थ प्रोटीन को भी क्या है गलत तरीके से फोल्ड करने के लिए क्या प्रतीत कर सकते हैं, और ये मस्तिष्क और तंत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न न्यूक्लियोजेनिक रोगों का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, सहजीविता से आप क्या समझते हैं? ये होता है आपका सहजीविता के बारे में दिया है। एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें ये आपके बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लास 12 की बायोलॉजी में जो आपका लास्ट पारी तंत्र वाला उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सहजीविता सहभोजिता, उसमें भी आपका रहने वाला है, ओके। तो ये पारिस्थितिक संबंध है जो विभिन्न प्रजातियों के एक बीच एक साथ रहने के और एक दूसरे के लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये दोनों ऐसे साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आपका क्या है, लाइकेन है। लाइकेन सबसे अच्छा उदाहरण इसका है, जिसमें क्योंकि कवल और शैवाल के बीच क्या है, सहजीवी एक संबंध है, ओके। इसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर दोस्तों हमारे आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। तो 3 नंबर वाले प्रश्न, इनमें से आपके एक क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है, जिसमें मेन तो आपका ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मोनेरा और पुस्टिटा जगत में 3 अंतर। तो ये आपका दिया हुआ है, मोनेरा और आपका पुस्टिटा जगत में अंतर। तो इसे आपको तैयार कर लेना है, थ्योरी में दिया हुआ, चाहे तो आप इसे तालिकाबद्ध भी तैयार कर सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट हमारा एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका दिया है एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। आगे तीसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा हमारा मेथिनोजन और आपका फेलोफिल और आर्ची बैक्टीरिया को आपको क्या स्पष्ट करना है, तो तीनों के बारे में आपको बताना है। तो ये आपको 2 लाइन में दिया है। देखिए पहले आपका मेथिनोजन के बारे में दिया है, हेलोफिल के बारे में दिया है और आर्ची बैक्टीरिया के बारे में दिया है। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आपको लेकर एक बार तैयार कर लेना है, और ज्यादा नहीं दिया, 2 लाइन में पूरा बताया जा रहा है, ओके। फिर इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैसे स्वपोषी, विषमपोषी और मृतजीवी जंतुओं की परिभाषित आपको करना है, यानी कि परिभाषा देनी है। स्वपेशी दिया है, स्वपेशियन जो स्वयं का पोषण कर लें, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण, जैसे हरे पेड़ पौधे, तो वो आपके स्वपोषी कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे आपके हैं स्वपेशी। विषमपोषी क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं, ओके। जैसे आपके जानवर हो जाते हैं। मृतजीवी में क्या है, वे जीव जो क्या मृत या सड़ी गलित कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करें, वो आपके कहलाते हैं मृतजीवी, जैसे आपके बैक्टीरिया, कवक, ओके। तो ये आपके आते हैं मृतजीवी, सिंपल है आपका ये। नेक्स्ट हमारा आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर जीवाणु आपके बताए जा रहे हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक कोकस होता है, बेसिलस होता है और स्पीडरमो है, और आपका जीवाणु बैक्टीरिया। ये होते हैं 4 प्रकार, और उदाहरण के साथ आपका दिया हुआ है, सबके उदाहरण भी दिए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य परजीवी व वैकल्पिक परजीवी को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले आपका बताया जा रहा है अनिवार्य परजीवी के बारे में, ओके। तो जैसे अनिवार्य परजीवी में आपका कौन आता है, वायरस आता है, ओके। तो वे परजीवी जो अपने जीवन चक्र में पूरा करने के लिए एक विशिष्ट परपोषी पर निर्भर होते हैं, मतलब पूरा जीवन भर स्वयं कुछ नहीं कर दूसरे पर निर्भर होते हैं, ओके। और उनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर वो निपटे तो ये भी निपट जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हीं से पूरा उनका क्या है, भोजन चल रहा है। तो जैसे आपका वायरस एग्जाम्पल में हो जाता है। आगे देख ले सकते हैं। आगे आपका वैकल्पिक परजीवी पूछे जा रहा है। तो वे जीव जो आमतौर पर स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में परजीवी के रूप में कार्य करते हैं, यानी अपना स्वतंत्र ही रहेंगे, लेकिन जब कुछ कंडीशन बिगड़ जाए तो हम क्या है दूसरों पर वो आश्रित हो जाते हैं, ओके। तो ये आपके वैकल्पिक परजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइसोगेमर और एन आइसोगेमस को आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपका दिया हुआ है आइसोगेमस के बारे में और एन आइसोगेमस के बारे में। तो इसे भी तैयार आपका लीजिए, इसका पूरा दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना का आपको चलन अंग का नाम लिखना है। तो क्रम से आपका दिया, पैरामीशियम का चलन अंग है सिलिया, ओके। अमीबा का आपका दिया है कूटपाद कहलाता है, स्टूडोपोडियम कहलाता है, और यूग्लिना का है आपका फ्लैजेलम। तो ये आपका है चलन अंग। कंप्लीट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारे ये सब क्वेश्चन है। मुनेरा जगत के 3 लक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा, तो पढ़ के रखना है। तो देख लेते हैं मुनेरा जगत के लक्षण आपको कौन कौन से रहने वाले हैं। तो ये आपके दिए हैं मुनेरा जगत के लक्षण।
क्या है कि ये प्रोट्यूटिव जीव हैं जिसमें एक वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। दूसरा, ये सामान्य कोशिकीय होते हैं इन जिनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है और इसमें माइक्रोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम जैसे झिल्ली-युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैजिलेट के 3 आपको लक्षण बताने हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया है, ये 3 लक्षण दिए हैं, तो इसे भी दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा है कि आपका अपभंग कवक के 3 लक्षण बताना है। तो अपभंग कवक के 3 लक्षण ये दिए हुए हैं कि जैसे पहला, ये एक कोशिकीय जीव है जो प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये मृतजीवी होते हैं जो सड़ी गली पत्तियों और टहनियों पर पाए जाए जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु युक्त फलकाय बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाइए और टीएमबी का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका दिया इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, ये आपका जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र है, ये टीएमबी का नामांकित चित्र आपका रहने वाला है। और अच्छे से आप क्लियर अपने से देख लीजिए। ओके, जैसे आप क्या गूगल से भी निकाल कर एक बार समझ लीजिएगा, जैसे आपको स्पष्ट नहीं हो रहा यदि तो आप मोबाइल से भी अपना देख लीजिए ऐसे। ओके, जैसे सहजीविता को लाइकेन के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सहजीविता को आपको समझाना है लाइकेन के उदाहरण के सहित। ओके, तो अभी जस्ट अभी हमने यही तो क्वेश्चन देखा था, सहजीविता भी हमने देखा है, तो वही आपका रहने वाला है। ओके, ये शैवाल जो कवक होता है ये आपस में क्या है, सहजीवी के संबंध रखते हैं, एक दूसरे का क्या है पोषण ये करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पादप एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। और इसके बाद है विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी क्यों कहा जाता है, लिखिए। तो देख लेते हैं पादप और आपको क्या है जंतु कोशिका में अंतर बताना। तो ये आपका दिया हुआ थोड़ा मतलब थ्योरी में देखिए मैंने यहाँ दे दिया है, क्योंकि अब फिर तालिका बनाते तो इतना बस में पूरा भर जाता है। पर पेज अब मुझे इतने सारा बताना तो पूरा टाइप करके फिर प्रिंट आउट का भी रहता है, तो समझ सकते हैं। तो आप इसके ऐसे लिखेंगे, इसको आप पढ़ के आपको चाहें तो तालिका भी बना सकते हैं। जैसे आपको बताना है जो पौधे स्वापोषी होते हैं कि भोजन जो जंतु होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अंतर बताना है। तो ये आपका दिया है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। फिर नेक्स्ट हमारा विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, क्योंकि यह निर्जीव वातावरण में निर्जीव कारणों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ये सजीव कोशिका पर प्रवेश करते ही सजीव की तरह प्रजनन करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। यानी क्या है, ये पलटू आदमी होते हैं। ओके, मतलब जहां मतलब जिसके साथ हो उसी के साथ। ओके, निर्जीव के साथ रहेंगे तो निर्जीव की तरह व्यवहार, और सजीव में प्रवेश कर गए तो सजीव की प्रवेश करने के बाद ये सजीव की तरह प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो सजीव के लक्षण दिखाने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो विषाणु है सजीव और निर्जीव की बीच की संयोजी कड़ी होती है। क्लियर है। तो ये हमारे इस पर से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है अध्याय 2 के। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अध्याय 3 के। दोस्तों अभी भी वीडियो में लाइक नहीं किया है तो बहुत बड़ा पाप पड़ने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कम समय है फिर भी मैंने 4-5 घंटे लगातार किए। ओके, 2-3 घंटे सो रहा हूँ कि ताकि मैं आपको क्या है सब वैसे मुझे सब क्लास 12 की बताना है, क्लास 11 की बताना है, तो कि किसी विद्यार्थी का लॉस ना हो। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अध्याय 3 के और भी मैं क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं तो उनको भी हम कवर कर लेते हैं। अध्याय 3 हमारा पादप जगत या वनस्पति जगत। तो इसमें हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन ये आपको कितने दिए हैं, हमें टोटल 11 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपके टीचर देंगे जिसमें से एक आपको करना पड़ेगा। देख लेते हैं। पहला है क्रमिक वर्गीकरण क्या है, प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण क्या है। ओके, तो तीनों को पहले हम क्रम से इन्हें देख लेते हैं वर्गीकरण वाला। तो ये हमारा दिया हुआ है कृत्रिम वर्गीकरण क्या है। ओके, तो कृत्रिम वर्गीकरण एक ऐसी पद्धति है जहां जीवों या वस्तुओं को उनके कुछ बाहरी या सतही लक्षणों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है मेन कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में। प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है, कि वह जैविक वर्गीकरण है प्रणाली है जो जीवों को उनके आकारिक आंतरिक शारीरिक संरचना या भ्रूण विज्ञान या कोशिका विज्ञान द्वारा फाइटोकेमिकल जैसे विभिन्न आंतरिक और बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करती है। और फिर हमारा आ जाता है कि आपका जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो जाति वृत्तीय वर्गीकरण क्या है, जीवों को उनके अनुवांशिक और विकासवादी संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करने की एक प्रणाली है, जिसमें जीवों के बीच विकासवादी इतिहास और सामान्य पूर्वजों को दर्शाने के लिए जाति वृत्तीय बच्चों या आपका क्लोरोग्राम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और वार्षिक एग्जाम में भी आता है, तो इसको तो आपको पढ़ के रखना है, छोड़िए ना। शैवालों के 2 लक्षण लिखिए। तो शैवालों के लक्षण क्या है, पहला ये होता है ये प्रकाश संश्लेषी शैवालों का प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्या क्लोरोफिल होता है। तो ये इनका पहली जो लक्षण है प्रकाश संश्लेषी। दूसरी इनका लक्षण है थैलोफाइट। शैवाल का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, बल्कि यह एक अविभाज्य थैलस के रूप में क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषी और थैलोफाइटा ये इनके क्या प्रमुख लक्षण है आपके शैवाल के। फिर नेक्स्ट हमारा 5वां है जिस्पोरा क्या है। तो जिस्पोरा चल बीजाणु एक प्रकार का अलैंगिक विषाणु है जो शैवालों और कुछ कवकों में पाए जाते हैं। ये चल होते हैं, यानी
इसमें कासाभिका पाई जाती है जो इन्हें क्या गति प्रदान करती है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे छठवां क्वेश्चन हमारा क्लोरोफाइसी का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका हरा वर्ण होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णों के कारण होता है। आगे देख लेते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा के दो आर्थिक महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके वार्षिक एग्जाम में मतलब प्रीवियस पेपर में आ चुका है कई बार। ओके, तो ब्रायोफाइटा के दो लक्षण कौन कौन से हैं आपके, या आर्थिक महत्व बताने हैं। तो ब्रायोफाइटा के दो आर्थिक महत्व है, पहला है मृदा संरक्षण, दूसरा है पीठ का निर्माण। तो ब्रायोफाइटा विशेष रूप से मांस मृदा अवरोधन को रोकने में मदद करते हैं क्योंकि वे मृदा पर एक घनी परत बनाते हैं। और पीठ का निर्माण में क्या है कि स्पेगम जैसे पॉस मीट का निर्माण करते हैं जिनका उपयोग ईंधन और बागवानी में पानी को बनाए रखने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेपा कप का कार्य लिखिए। तो जेपा कप के कार्य दिए कि ब्रायोफाइटा विशेष रूप से लीवरवर्ड्स में पाए जाने वाला एक कप के आकार का संरचना है जिसका कार्य अलैंगिक प्रजनन। इन कपों के अंदर जेमा नामक अलैंगिक कलिकाएं होती हैं जो मात्र पादपों से अलग होकर नए पादप का जन्म देती हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कवक मूल किसे कहते हैं। तो कवक मूल को देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो कवक मूल किसे कहते हैं, तो ये कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है। इस संबंध में कवक पादप को जल और पोषण तत्वों के अवशोषण में मदद करता है जबकि पादप कवक को भोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट है शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है। लाल शैवाल और भूरी शैवाल में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका होगा। तो देख लेते हैं हम। तो शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है, तो ये आपका दिया हुआ शैवालों के वर्गीकरण का आधार। ओके, और फिर इसके बाद दिया हुआ लाल शैवाल और भूरी शैवाल में दो अंतर, तो इन्हें भी आपको तैयार कर लेना है, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो इन्हें हम क्रम से देखने वाले हैं। ये हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 अंक का एक क्वेश्चन इसमें से आपका रहने वाला है। तो पहला हमारा शैवालों के प्रमुख लक्षण और ब्रायोफाइटा के 4 आर्थिक महत्व। ओके, और फिर आपका जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व, लीवर बर्ट और मांस में 4 अंतर, देखिए आपका भी इंपॉर्टेंट है। शैवालों के लक्षण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत को उभयचर क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। शैवालों के कायिकी जनक किस प्रकार से होते हैं। चलिए क्रम से सॉल्यूशन हम देखते जाते हैं। पहला है हमारा शैवालों के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो शैवालों के 4 लक्षण है आपका निवास स्थल और क्लोरोफिल की उपस्थिति, शरीर की संरचना और प्रजनन, ये आपके दिए हुए लक्षण तैयार कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें तो मैंने आपको पहले हेडिंग तो उसकी याद होना चाहिए। ओके, हेडिंग याद होगी तो फिर उसके अंदर का आप लिख पाएंगे आसानी से। जब मैं तो आप हेडिंग ही भूल जाएंगे तो फिर अंदर का आपसे नहीं बन पाएगा। तो ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए। ब्रायोफाइटा के 4 आर्थिक महत्व, तो ये मृदा संरक्षण में करता है, कार्बचक्र में भूमिका रहती है सूचक के रूप में, और औषधि के उपयोग में ब्रायोफाइटा का ये आर्थिक महत्व है। फिर जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर आपको क्या टिप्पणी लिखनी है। तो जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व क्या है कि लकड़ी और इमारती लकड़ी में, फिर दूसरा है रेजिन और तेल में, और इसके बाद है आपका खाद्य उत्पाद में और सजावटी पौधे में। इसकी है आपके जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व। ओके, आर्थिक महत्व का मतलब जैसे ऐसे उसका महत्व जैसे हम क्या पैसे उससे उसके माध्यम से हम क्या पैसे कमा पा रहे हैं। ओके, इस प्रकार से। और ये वाला लीवर बट और मास में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी तो आपको एकदम तैयार करके रखना है। जैसे थैलस की संरचना पे अंतर के आधार दिए हैं। ओके, फिर राइजाइट्स के आधार पर दिया हुआ है कैप्सूल की विस्फोटन, फिर आपका है एलिस्टर की उपस्थिति के आधार पर ये आपके अंतर दिए हुए हैं, तो इन्हें भी आपको है तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा ब्रायोफाइटा को पादप जगत का हम चल स्तर कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है, किसी पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो इसी कहा जाता है क्योंकि इसमें नम और छायादार स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। ओके, हालांकि ये भूमि पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि नर युग्मन को मादा युग्मन तक पहुंचने के लिए पानी में तैरना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है शैवालों में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। तो शैवालों में कायिक जनन के मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है, और इस विधि में शैवालों के शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अनुकूलित परिस्थितियों में एक नए शैवाल को विकसित हो जाता है, और यह प्रक्रिया आपका फिलामेंटस शैवाल के नाम से जानी जाती है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हमारे ये आ जाते क्वेश्चन। ओके, 7वां 8वां 9वां महीने देखते हैं, जिसमें हमारा पूछा है मांस के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में किस प्रकार विभेदित किया जा सकता है, विभेदित किया जा सकता है, नहीं अंतर बताना। तो ये इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका, तो इसे भी दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। देख लेते हैं। तो पहला तो आपके मांस के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं बतानी है। तो ये मुख्य रूप से इनकी 2 अवस्थाएं होती है, आपका युग्मोविद अवस्था और आपका बीजाणुविद अवस्था, उनके बारे में आपका दिया है, तैयार करना है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में अंतर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए और ये जरूर आपको तैयार करके रखना है।
जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसमें पुष्प नहीं बनते हैं, एंजियोस्पर्म में पुष्प बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में इसमें बीज फल के अंदर नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर होता है। जिम्नोस्पर्म में यह नग्न बीजी भी कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में अंडा से नहीं होता है, अतः ये फल नहीं बनाता है। एंजियोस्पर्म में अंडा से होता है, अतः ये फल बनाता है। तो ये आपके पास दिए हैं, 4 अंतर दिए, चारों पढ़ के रखना, लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा। 4 नंबर यहाँ से फिक्स आप कर पाएंगे। ओके, तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के आपको 4 लक्षण बताने हैं। फिर आपका विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है एंजियोस्पर्म के 4 लक्षण। जैसे पहला हमारा फूलों की उपस्थिति, दूसरा है बीज का आवरण, तीसरा है आपका निषेचन, ओके, चौथा है विभिन्न प्रकार से वास स्थान। तो ये आपके लक्षण दिए हुए हैं एंजियोस्पर्म के, तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल थी। पहले तो आपको हेडिंग जरूर याद होना चाहिए। पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म के आपको एंजियोस्पर्म के लक्षण बताइए, तो फूलों की उपस्थिति, बीजों का आवरण, द्विनिषेचन और विभिन्न प्रकार के वास स्थान, ये लक्षण हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट की विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर टिप्पणी लिखना है। तो पहले तो आपको क्या बताया जा रहा है, विषम बीजाणुता। फिर सार्थकता, सार्थकता का मतलब होता है महत्व, उस चीज का को महत्व बताना, उसी को हम क्या सार्थकता कहते हैं। तो ये आपका दिया है सार्थकता है महत्व। आगे तो पहले तो आपका ये दिया है विषम बीजाणुता, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर विषम बीजाणुता की आपकी क्या पूछा जा रहा है, सार्थकता, यानी उसका पूछा जा रहा है महत्व पूछा जा रहा है। तो ये आपके दिए पॉइंट वाइज पॉइंट आपके दिए 4 पॉइंटों में, इसके आपका बताया जा रहा है सार्थकता। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवक मूल और शैवाल मूल में आपको 4 अंतर बताने हैं। तो ये आपके 4 अंतर दिए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ अंतर बनाए गए हैं। प्रकृति के आधार पर पहले अंतर है, फिर पोषण के आधार पर, संरचना के आधार पर और वास स्थान के आधार पर आपके कवक मूल और शैवाल मूल में अंतर बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैवालों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से होता है वो आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार करना है। समयुग्मी, असंयुग्मी और विषम युग्मी के आधार पर आपका दिया जा रहा है। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी इनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों होता है। तो इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है। इनके क्या अंतर है मेन वर्गीकरण का, तो बीज के आवरण में, फूलों और फलों की उपस्थिति के और द्विनिषेचन के आधार पर। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है ये सभी क्वेश्चन बता दिए। तो अध्याय 3 तक हमने क्या है क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। अब हमारे अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 के रह जाते हैं। ओके, तो अगर आपका सपोर्ट रहता है तो उसका भी मैं आपको क्या है जिस प्रकार से मैंने आपको पूरे वस्तुनिष्ठ बता दिए, अध्याय 1, अध्याय 2, 3 के क्वेश्चन आंसर बता दिए, अध्याय 4, 5, 6 के रह जाए तो वो भी मैं आपको प्रयास करूंगा बताने का। ओके, तो वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।